एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एंड आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा चैप्टर 3 दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो गाइस हमने 3-4 वीडियो कर लिए ऑलरेडी। सो जिन्होंने नहीं देखे हैं वो वीडियोस, प्लीज़ वो वीडियोस भी देखिए हमारे चैनल पर, क्योंकि उन वीडियोस से ही आपको आगे के वीडियोस का कनेक्टिव लिंक मिल पाएगा। राइट, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। तो आज हम डिस्कस करेंगे oogenesis। हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था? स्पर्मेटोजेनेसिस डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि जेनेसिस का मीन्स होता है टू प्रोड्यूस और टू डेवलप और टू मेक और टू फॉर्म। ठीक है, मतलब कि बनाना होता है या फिर डेवलप करना होता है तो उसे जेनेसिस कहते हैं। ठीक है, और ओ इज टेकन फॉर oocyte दैट इज योर एग, ओवा। ठीक है, तो जैसे स्पर्मेटोसाइट्स होती हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, सेम ही होता है आपका oogenesis। राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि थोड़ा डिस्कशन। जैसा हमने डिस्कस किया था एक फ्लो डायग्राम के थ्रू कि कैसा प्रोसीजर होता है, वैसा ही हम अभी भी डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले हमारे पास ओगोनियम होगा, मतलब मैच्योर मदर सेल होगी। फिर वहाँ से हमारा प्राइमरी oocyte बनेगा, मतलब आपके जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कंडेंस हो जाएंगे। फिर वहाँ पर आपका जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है मियोसिस 1, क्योंकि आपको पता है कि हमारे एग और स्पर्म में n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो जब मियोसिस होगा तो वहाँ पर दो चीज़ें बन जाएगी, एक सेकेंडरी oocyte बनेगा और एक पोलर बॉडी बनेगी। ठीक है, तो पोलर बॉडी जो है वो एज सच रह जाएगी, अब आगे उसमें फर्दर कोई चेंज नहीं होगा। सेकेंडरी oocyte में हमारा मियोसिस 2 होगा। ठीक है, मतलब सेकेंड मियोसिक डिवीजन होगा, जिसमें फिर हमारा एक पोलर बॉडी बनेगा और एक ओवम बनेगा। ठीक है, और जो ओवम होगा उसी को हम कहते हैं मैच्योर मदर सेल। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया ना? तो यही चीज़ें हैं जो आपको इसमें पढ़नी है, मतलब आपको यही पूरा फ्लो चार्ट इन अ पैराग्राफ और इन अ पॉइंट आपको आपके आंसर में लिखना है। अगर पूछे आपसे व्हाट इज oogenesis, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे कि डोंट ट्राई टू राइट मोर देन द अलॉटेड मार्क्स टू द क्वेश्चन। मतलब कि आपके क्वेश्चन को कितना मार्क्स अलॉट है उसी बेसिस पे आपको आंसर लिखना होता है। अगर आपका वो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, अराउंड 1 to 2 मार्क्स क्वेश्चन, तो डोंट एवर राइट मोर देन 2 to 4 वर्ड्स, सॉरी लाइन्स। ठीक है, 4 से ज़्यादा लाइन के लिए आंसर लिखना इज़ नॉट सुटेबल। Nextly, we have this paragraph here. Okay. जो जनरल चीज़ें दी हुई हैं वो ये है। अगर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो इस जो प्रोसेस होता है हमारे ओवम फॉर्मेशन का, उसे हम oogenesis कहते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ आपको आपके दिमाग में रखनी है कि देयर आर मिलियन ऑफ मदर सेल्स विच आर प्रेजेंट इन ओवरी, मतलब इमेच्योर फॉर्म में ओवरी में बहुत सारी नहीं, मिलियंस ऑफ गैमीट्स होते हैं, यानी मदर सेल होती है। ठीक है, दीज मदर सेल्स अंडरगो मियोसिस इज योर रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, एंड टेम्परली गेट अरेस्टेड एट प्रोफेज विच आर कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte। आपको एक, जब आपने सेल डिवीजन एंड सेल साइकिल पढ़ा होगा क्लास 11th पे, तो आपको एक फेज बताया गया होगा G0 फेज और क्वेश्चन फेज। तो वो G0 फेज क्या होता है? वो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपका एग जो होता है या फिर रिस्पेक्टिव सीड जिसमें भी सेल हो है वो एक अरेस्टेड कंडीशन में चली जाती है, मतलब ना वहाँ पे वो ग्रोथ करती है ना वो डिवाइड करती है, वो डेवलप होती है। और क्या कहते हैं, वो लिविंग फॉर्म में तो रहती है बट वो क्या करेगी? रिप्रोड्यूस नहीं करेगी, यानी डिवाइड नहीं करेगी और ना ग्रोथ करेगी, जैसी है वैसी है। इस अरेस्टेड कंडीशन को आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जो आपकी सीड्स होती हैं, आपने चना अपने घर में देखा होगा, तो वो क्या है? वो डॉर्मेंसी पीरियड में है। डॉर्मेंसी पीरियड में है कि वो ऐसी कंडीशन में है जहाँ पर वो ना ग्रो कर रहा है और ना डिवाइड कर रहा है। तो आप इस एग्जाम्पल से इसको याद रख सकते हो कि जो चने के ग्राम्स होते हैं, जो सीड प्रिजर्व्ड होती हैं, वो यही होती हैं कि वो उन सीड को क्या कर दिया जाता है कि डॉर्मेंसी स्टेज में डाल दिया जाता है। ठीक है, when there is the time of puberty, जब फीमेल अपनी प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है, तो लार्ज नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte degenerate and remaining ones are surrounded by layers of granular cells and new theca called as secondary follicles। तो जब हमारी बॉडी जो है फीमेल्स की वो प्यूबर्टी के टाइम पर पहुंचती है, तो वहाँ पे जो प्राइमरी सेल्स होती हैं वो फिर से बनना शुरू हो जाती हैं, डीजेनरेट होना शुरू हो जाती हैं, और एक जो नया ग्रेनुअल सेल्स उसको सराउंड करता है उन्हें सेकेंडरी फॉलिकल्स कहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर जो नेक्स्ट चीज दी हुई है वो ये दी हुई है दैट सेकेंडरी फॉलिकल्स आर देन कवर्ड इनटू टर्शियरी फॉलिकल्स दैट आर कैरेक्टरिस्टिक फ्लूइड फिल्ड कॉल्ड कैविटी एनेट्रम। तो यहाँ पर फिर नेक्स्टली क्या होता है कि ये सेकेंडरी फॉलिकल्स जो हैं वो टर्शियरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और वहाँ पर एक कैविटी होती है जिसमें फ्लूइड होता है कॉल्ड एज एनेट्रम। ठीक है। तो इस स्टेज में क्या होता है, जो प्राइमरी oocytes होती है वो कम्प्लीटली मियोसिस में चली जाती है और जिससे कि हमारा सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको मे बी नहीं दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पे सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर जब टर्शियरी वाला फॉलिकल डेवलप हो जाएगा फिर वहाँ पे मियोसिस होगा और क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte। क्लियर हुआ। फिर दिस सेकेंड जो टर्शरी फॉलिकल होता है वो चेंज हो जाता है गेरेफियन फॉलिकल में। ठीक है। और इसी जोन से जो आपका सेकेंडरी oocyte होता है वो सराउंडेड होता है। और जब गेरेफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है यानी फटता है तो ओवर रिलीज होता है, किससे, एवोल्यूशन से। अभी हम इसके डायग्राम के थ्रू जब इसे समझेंगे तो ये ज़्यादा क्लियर होगा। मतलब कि गेरेफियन फॉलिकल जो है उसी के रप्चर से हमारी बॉडी में ओवर रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ 21 डेज अराउंड। ठीक है, 21 दिन का पीरियड होता है। तो उस टाइम क्या होता है कि जब ये पीरियड पूरा कंप्लीट होता है तो 1 to 12 डेज में जब आप में अपने मेंस्ट्रुअल पीरियड में रहते हो तो देयर इज़ नो एवोल्यूशन। मतलब उस टाइम ये ग्रेफियन फॉलिकल नहीं रप्चर होता है। आफ्टर दैट 12 वी हैव 13 to 14 डेज, 2 डेज दीज आर द मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड्स आफ्टर प्रो मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड। तो जब वो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होती है देन वी हैव दीज 2 डेज। उस डेज में क्या होता है, हमारी बॉडी प्रिपेयर करती है एंड आफ्टर दैट देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम 14th डे टू योर 21st डे। दीज आर द सर्टेन सेक्शंस जब हमारी बॉडी में एग रिलीज होता है, बिकॉज हमारी पूरी बॉडी में हर टाइम एग रिलीज नहीं होता। सो देयर इज अ स्पेसिफिक time period when you can avoid your pregnancy time and there is a certain period when you can conceive your pregnancy। so ये जो रिस्क फैक्टर है कि इस टाइम में प्रेगनेंसी का परसेंटेज कम रहता है और इस टाइम प्रेगनेंसी का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपका गेरिफिन फॉलिकल कब रप्चर हो रहा है। और दैट रप्चरिंग ऑफ गेरिफिन फॉलिकल इज देयर within the 21 to 29 days of your menstrual cycle, because in few females menstrual cycle lasts for 7 to 9 days and in few we have 3 to 4 days of menstrual cycle। so it depends because times varies with the hormonal changes in the body। क्लियर हुआ। अब हमारे में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड फर्टिलाइजेशन टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। वहाँ पर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ना होगा, फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें हम बात करेंगे हमारे इम्प्लांटेशन टॉपिक की, हम बात करेंगे हमारे फेलोपियन ट्यूब के जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में कि किस पार्ट में हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, किस पार्ट से हमारा इम्बेडमेंट होता है किसका, जाइगोट का, और किस पार्ट तक हमारी बॉडी में स्पर्म रीच होते हैं। क्योंकि सर्टेन पार्ट होता है, सर्टेन एरिया होता है जहाँ तक कि एसिडिटी या फिर आप पीएच बोल सकते हो वो सुटेबल हो सकता है स्पर्म के लिए। तो स्पर्म की भी अपनी एक ऑप्टिमम कंडीशन है कि उसको X.00 टेम्परेचर चाहिए होता है डेवलप करने पर, उसे ज़्यादा प्रेशर नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा हीट नहीं चाहिए होता है। इसी वजह से उसे जो टेस्टिस है उन्हें हम स्क्रॉटम में रखते हैं, जब बाहरी टेम्परेचर से हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो टेस्टिस का टेम्परेचर है वो 2-3 डिग्री लोअर है। इसी वजह से, क्योंकि स्पर्म को ऑप्टिमम कंडीशन चाहिए होती है। और एज अ फीमेल हैज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है, इस वजह से हाई एनर्जी इन्वॉल्वमेंट होता है, उसमें हाई एनर्जी रिलीज भी होती है, जिस वजह से स्पर्म का रीचमेंट हमारी बॉडी में एक सर्टेन जगह तक ही होता है। उससे पहले हमारे एग में भी स्पेसिफिकेशन होता है, उसको भी स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इन ह्यूमंस, स्पेशली इन फीमेल्स। क्लियर हुआ। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, बिकॉज नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस विल बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसमें हम बहुत सारे हार्मोन्स भी पढ़ेंगे जो कि चेंजेस होता है, प्री चेंजेस बिफोर प्रेगनेंसी एंड योर पोस्ट चेंजेस दैट इज आफ्टर प्रेगनेंसी चेंजेस एंड दिस सर्टेन पीरियड इज योर फर्टिलाइजेशन। तो उसमें भी कई सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं फीमेल्स की बॉडी में, right? So that is the reason why female's body is called the complicated female's body in all the whole category of mammals, right? So stay tuned for the videos guys, and do share with your friends, do like and subscribe to the channel for such a more content.